नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अब चीन और पाकिस्तान के अंदर तक घुसकर आग बरसाएगा भारत। अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण हो चुका है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक के बाद यूएन में बोला भारत कि यह पाकिस्तान पर लगाम कसने का वक्त है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने शाम 4 बजे बुलाई हाई लेवल मीटिंग। अमित शाह और राजनाथ सिंह भी इसमें रहेंगे मौजूद। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। अब चीन और पाकिस्तान के अंदर तक घुसकर आग बरसाएगा भारत। अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण। जी हां दोस्तों, भारत अब चीन के अंदर तक सीधे मार कर सकता है। अग्नि सीरीज की नई मिसाइल अग्नि प्राइम के सफल परीक्षण के बाद अब यह साफ हो गया है कि भारत दुश्मन देश के अंदर 1000 से 2000 किलोमीटर तक सटीक निशाना साध सकता है। भारत ने सोमवार सुबह 10:55 पर ओडिशा के तट पर डॉक्टर अब्दुल कलाम टापू पर अग्नि सीरीज की इस नई मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अग्नि प्राइम पूरी तरह से परमाणु हथियारों के साथ मार करने में सक्षम है। परीक्षण के दौरान मिसाइल सभी पैमानों पर सटीक पाई गई है। उम्मीद है कि इस मिसाइल को जल्द ही सेना में शामिल किया जा सकता है। डीआरडीओ के एक अधिकारी ने इस मिसाइल के बारे में बताया कि यह 2000 किलोमीटर की सीमा तक लक्ष्य को मार सकता है और इस वर्ग की अन्य मिसाइलों की तुलना में बहुत छोटी और हल्की है। नई मिसाइल में कई नई तकनीकों को शामिल किया गया है। भारत ने सबसे पहले 1989 में अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया था। उस समय अग्नि मिसाइल की मारक क्षमता तकरीबन 700 से 900 किलोमीटर थी। इसके बाद साल 2004 में इसे भारतीय सेना में शामिल किया गया था। तब से लेकर अब तक भारत अग्नि सीरीज की 5 मिसाइल लॉन्च कर चुका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक के बाद यूएन में बोला भारत, यह पाकिस्तान पर लगाम कसने का वक्त। जी हां दोस्तों, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक का मामला सामने आने के बाद अब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी इस मसले को उठाया है। भारत के मिशन ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि भविष्य में ड्रोन के इस्तेमाल समेत कई तरह की तकनीकों के जरिए आतंकी हमलों का खतरा है। इन पर लगाम कसने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। यही नहीं, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एक्शन लेने की अपील की है। गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी वीएसके कौमुदी ने पाकिस्तान पर भारत के खिलाफ नफरत से भरा एजेंडा फैलाने और आतंकी संगठनों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। कौमुदी ने अंतर्राष्ट्रीय जगत से अपील करते हुए कहा, यह सही समय है जब हमें पाकिस्तान से कहना चाहिए कि वह अपनी जमीन पर आतंकी संगठनों को पोषित करना बंद करे। सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में सदस्य देशों की आतंकरोधी एजेंसियों के प्रमुखों की कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कौमुदी ने यह बात कही। भारतीय अधिकारी ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जैसे कि हमें अनुमान था, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ गलत नैरेटिव गढ़ना और आधारहीन आरोप लगाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान पर सीधा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, एक ऐसा देश जो अपने ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा करता है और उन्हें असुरक्षित माहौल में रखता है, वह भारत के खिलाफ नफरत पैदा करता है। उससे आखिर इससे ज्यादा उम्मीद भी की क्या जा सकती है। यही नहीं, मंगलवार को एक बार फिर से इस मुद्दे पर बात करते हुए भारतीय अधिकारी वीएसके कौमुदी ने कहा, आज इंटरनेट जैसी सूचना तकनीकों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सोशल मीडिया से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। इसके जरिए लोगों की भर्ती हो रही है और उन्हें रेडिकल बनाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने नए पेमेंट मेथड्स, क्राउड फंडिंग आदि का इस्तेमाल कर आतंकवाद और उसे पोषित करने वाले लोगों को मदद की जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने शाम 4 बजे बुलाई हाई लेवल मीटिंग। अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम एक उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। बैठक का एजेंडा क्या होगा यह अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि इसमें कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में देश की सुरक्षा से जुड़े कई बड़े अधिकारी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स बेस पर हुए अटैक को लेकर भी इसमें चर्चा हो सकती है। एयरफोर्स बेस पर हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सभी सुरक्षा संस्थानों को अलर्ट पर रखा गया है। बता दें कि वर्तमान समय में भारत सरकार का उद्देश्य है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का आगाज हो। इसके लिए परिसीमन पूरा होने के साथ ही चुनाव करवा दिए जाए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में गुपकार दल के नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक की थी। इस बैठक में 8 दलों के 14 नेता शामिल हुए थे। इस बैठक के बाद जम्मू कश्मीर में अचानक आतंकी गतिविधियों में तेजी देखने को मिली है। इसलिए बैठक में जम्मू कश्मीर में बदलते हालातों के बीच सुरक्षा स्थिति का आकलन करना और एक मजबूत रणनीति बनाना भी इस बैठक का उद्देश्य हो सकता है। जम्मू वायुसेना स्टेशन पर हुए हमले के मामले की जांच आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय
राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर पुलिस से इस केस में अभी तक हुई जांच के सभी दस्तावेज तलब किए हैं। एनआईए बहुत जल्द मामला दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाएगी। इससे पहले स्थानीय पुलिस और वायुसेना के अधिकारियों के साथ एनआईए, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड सहित कई एजेंसियां देश में अपनी तरह के पहले आतंकी हमले की जांच कर रही थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राफेल श्रीनगर और लेह लद्दाख के लिए भर रहे उड़ान, निगरानी के लिए अंबाला में डटी फ्रांस की टीम। जी हां दोस्तों, अंबाला एयरबेस पर राफेल की तैनाती के बाद सुरक्षा घेरा और मजबूत कर दिया गया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव के बीच राफेल अंबाला से श्रीनगर और लेह लद्दाख के लिए उड़ान भर रहे हैं। इन विमानों की निगरानी के लिए फ्रांस की टीम अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात है। राफेल लड़ाकू विमान श्रीनगर पाकिस्तान की दूरी करीब 220 किलोमीटर और लेह लद्दाख 427 किलोमीटर है। इसी कारण से राफेल की तैनाती यहां की गई है। अंबाला एयरबेस पर राफेल के लिए करीब 14 हैंगर का निर्माण पूरा कर लिया गया है, जबकि अन्य का काम जारी है। यहां तक कि फ्रांस की टीम भी तकनीकी मदद के लिए अंबाला एयरबेस पर ही तैनात है। अंबाला से अभ्यास के लिए राफेल श्रीनगर और लेह लद्दाख तक कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगे। इसके लिए राफेल उड़ान लगातार भर रहे हैं। अंबाला एयरबेस के पास ही डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाने की योजना है, लेकिन जम्मू में हुए ड्रोन हमले के बाद यह योजना भी लटक सकती है। अंबाला एयरबेस में राफेल के अलावा जैगुआर की 2 स्क्वाड्रन हैं, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से एयरबेस की जमीन का अंतिम निर्णय रक्षा मंत्रालय पर टिका हुआ है। सूत्रों का कहना है कि एयरफोर्स अधिकारी भी इस बात को लेकर रक्षा मंत्रालय तक बातचीत कर एयरपोर्ट पर एयरबेस की स्थिति के बारे में बता चुके हैं। एयरफोर्स के आसपास फोटो खींचना, ड्रोन उड़ाना, प्राइवेट व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित है, लेकिन डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनने के बाद सुरक्षा का घेरा और मजबूत करना पड़ जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इराक, सीरिया में ईरान समर्थित लड़ाकों के ठिकानों पर अमेरिकी हवाई हमला। जी हां दोस्तों, सोमवार तड़के अमेरिका ने इराक और सीरिया में ईरान समर्थित लड़ाकों के ठिकानों पर हवाई हमले किए। इस हमले में सशस्त्र बल के 5 लड़ाकों के मारे जाने की खबरें हैं। ये हमले हथियार भंडारण सुविधाओं पर किए गए, जिनका इस्तेमाल ड्रोन हमलों के लिए किया जा रहा था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि जिन ठिकानों पर कार्रवाई हुई है, वहां से इराक में अमेरिकी सैनिकों पर कई ड्रोन हमले हुए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने बताया कि अमेरिकी सेना ने बेहद जरूरी और सीमित दायरे में सीरिया के 2 और इराक स्थित एक ठिकाने को निशाना बनाया है। उन्होंने इस कार्रवाई को कानून के दायरे में रक्षात्मक बताते हुए कहा कि यह ईरान समर्थित मिलिशिया समूह के हमलों का जवाब है और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इराक सीरिया सीमा पर हमला करने के आदेश दिए थे। बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद गत 5 महीने में दूसरी बार ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों पर सैन्य कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बता दें कि सीरिया में ईरान समर्थित इन समूहों को इसराइल के लिए भी बड़ा खतरा माना जा रहा है। ये हमले ऐसे वक्त पर किए गए हैं जब अमेरिका एक तरफ तो ईरान से जुड़े इराकी गुटों को हाल ही में हुए हमलों का दोषी ठहराता है, वहीं तेहरान के साथ एटमी समझौते को दोबारा लागू करने की उम्मीद भी करता है। अमेरिका ने इस हमले में हुए नुकसान और हताहतों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि अमेरिकी युद्धक विमानों के हमले में कम से कम 5 ईरान समर्थित इराकी लड़ाके मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। वॉर मॉनिटर ने कहा है कि इस हमले में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जबकि सीरियाई समाचार एजेंसी सना ने एक बच्चे की मौत की पुष्टि की है। पेंटागन के प्रवक्ता ने अमेरिकी बलों की रक्षा के लिए बेहद जरूरी हो गए थे। इस साल की शुरुआत से अब तक इराक में अमेरिकी प्रतिष्ठानों और अमेरिकियों के खिलाफ 40 से अधिक हमले हो चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के खिलाफ भारत ने बॉर्डर पर भेजे 50,000 और सैनिक, क्या है रणनीति? जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले साल अप्रैल महीने से सीमा के मामले में भारत चीन के बीच विवाद चल रहा है। दोनों देशों के बीच शुरुआत में रिश्ते काफी तनावपूर्ण रहे, लेकिन लगातार चले बैठकों के दौर के बाद बीते दिनों तनाव में कुछ हद तक कमी आई है। हालांकि बॉर्डर के पास चीनी सेना की गतिविधियों की कुछ रिपोर्ट्स ने फिर से माहौल को बदल दिया है। ऐसे में भारत ने अपनी तैयारियों को पुख्ता करते हुए 50,000 सैनिकों को सीमा पर भेजा है। चीन के खिलाफ भारत का यह फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार मामले से परिचित 4 लोगों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने चीन से लगती अपनी सीमा के साथ 3 अलग-अलग क्षेत्रों में सैनिकों और लड़ाकू जेट स्क्वाड्रनों को तैनात कर दिया है। कुल मिलाकर भारत के अब लगभग 2 लाख जवान बॉर्डर पर जमे हुए हैं। 2 लोगों ने बताया कि यह संख्या पिछले साल की तुलना में 40% अधिक है। बॉर्डर पर भारत की पहले सैन्य उपस्थिति का उद्देश्य चीनी सेनाओं की हलचल को रोकना था। अब नई तैनाती भारतीय कमांडरों को ऑफेंसिव डिफेंस के रूप में जानी जाने वाली रणनीति में जरूरी होने पर चीन पर हमला करने और उसके क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए अधिक विकल्प देगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि बॉर्डर पर चीन के कितने सैनिक हैं, लेकिन भारत ने पाया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल ही में तिब्बत से अतिरिक्त बलों को शिनजियांग सैन्य कमांड में ट्रांसफर कर दिया है। इसी कमांड की जिम्मेदारी इस क्षेत्र में गश्त करने की है। 2 लोगों ने बताया कि चीन तिब्बत में विवादित सीमा पर नए रनवे, बम प्रूफ बंकर हाउस, फाइटर जेट और नए एयरफील्ड जोड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि बीजिंग ने पिछले कुछ महीनों में लंबी दूरी की तोपें, टैंक, रॉकेट और 2 इंजन वाले लड़ाकू विमान भी तैनात किए हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने सेना की तैनाती के बारे में एक सवाल के जवाब में सोमवार को बीजिंग में नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, चीन और भारत के बीच सीमा पर वर्तमान स्थिति स्थिर बनी हुई है। दोनों पक्ष सीमा मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजनाथ का चीन को 2 टूक संदेश, भारत कभी आक्रमण नहीं करता, लेकिन धमकाया तो मुंहतोड़ जवाब के लिए तैयार। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को 2 टूक संदेश दिया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि भारत एक शांति प्रिय देश है जिसने कभी कोई आक्रमण नहीं किया, किंतु उकसाने या धमकाने पर वह मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इस क्षेत्र की अपनी यात्रा के दूसरे दिन एक अग्रिम चौकी पर सैनिकों को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि भारत पड़ोसी देशों के साथ संवाद के जरिए मुद्दों का समाधान करना चाहता है, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने पिछले साल 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ भीषण झड़प में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि देश उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। सिंह की 3 दिवसीय यात्रा ऐसे समय हो रही है जब पूर्वी लद्दाख में कई स्थानों पर भारतीय एवं चीनी सैनिकों के बीच साल भर से टकराव के समाधान में गतिरोध बना हुआ है। वैसे इस साल फरवरी में पैंगोंग झील इलाके में उन्होंने अपने सैनिक एवं हथियार पीछे हटा लिए थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत शांति प्रिय देश है और वह किसी को धमकी नहीं देता है, किंतु यदि उसे कोई धमकाए तो वह इसे सहन नहीं करेगा। सिंह की इस बात को चीन को दिए गए स्पष्ट संकेत के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा, हमें पिछले साल उत्तरी सीमा पर बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, किंतु हमारे सशस्त्र बलों ने उससे निपटने के लिए अपना साहस एवं समर्पण दिखाया। हमारी सेना के पास हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता है। सिंह ने कहा कि विवाद वार्ता के जरिए सुलझाए जा सकते हैं यदि उसके लिए स्पष्ट मंशा हो। उन्होंने कहा, हमने सदैव विश्व शांति के लिए कार्य किया है, हमने कभी किसी पर हमला नहीं किया। हमारा उद्देश्य कभी किसी के विरुद्ध जीत हासिल करने का नहीं रहा। भारत ने किसी देश पर ना तो हमला किया और ना ही एक इंच जमीन कब्जा की। हमारी मंशा बहुत साफ है। रक्षा मंत्री ने कहा, हमारे पड़ोसियों को सोचना चाहिए कि हम युगों से पड़ोसी रहे हैं और युगों तक पड़ोसी रहेंगे। क्या वार्ता के माध्यम से हम विवादित मुद्दों का हल ढूंढ सकते हैं? हम पड़ोसी हैं और पड़ोसी बने रहेंगे। मैं सभी पड़ोसियों की बात कर रहा हूं। हम हल ढूंढ सकते हैं बशर्ते हमारी स्पष्ट मंशा हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 3 माह के अंदर ही चाइनीज ऐप टिकटॉक पाकिस्तान में फिर बंद, कोर्ट ने दिया सस्पेंड करने का आदेश। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान कोर्ट ने एक बार फिर से चीन के वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। 3 महीने पहले ही इस ऐप से सरकार ने प्रतिबंध हटाया था। सिंध हाई कोर्ट ने यह आदेश एक पाकिस्तान नागरिक की उस याचिका पर दिया है जिसमें आरोप लगाया गया था कि ये ऐप देश में अनैतिकता और अश्लीलता को बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान के अखबार द डॉन के हवाले से समाचार एजेंसी ने बताया है कि कोर्ट के फिलहाल पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को 8 जुलाई तक के लिए इस ऐप को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। इसी दिन इस मामले की अगली सुनवाई भी होनी है। अखबार में छपी खबर के मुताबिक कोर्ट ने अपने आदेश में चीन की ऐप कंपनी पर यह दोष भी मढ़ा है कि विभिन्न अदालतों में अनैतिकता और अश्लीलता को बढ़ावा न देने का आश्वासन देने के बावजूद भी इस तरह की चीजें इस ऐप के माध्यम से हो रही है। कंपनी अपनी कही बात पर खरी नहीं उतरी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ऐप कंपनी पाकिस्तान के नियम और कानूनों की ना तो कोई इज्जत कर रही है और ना ही इनका पालन कर रही है। कंपनी दोनों ही चीजों के पालन में पूरी तरह से विफल रही है। कंपनी इस्लाम और पाकिस्तान की संस्कृति को समझने में भी पूरी तरह से विफल रही है। हाल ही में पाकिस्तान में LGBT कम्युनिटी के लिए सरकार ने सोशल मीडिया प्राइड मंथ कैंपेन चलाया है। कोर्ट का आरोप है कि कंपनी इसका भी आदर नहीं कर रही है। गौरतलब है कि मार्च में पेशावर हाई कोर्ट ने PTA को इस टिकटॉक ऐप को समाज में अश्लीलता फैलाने के आरोप में प्रतिबंधित करने का आदेश सुनाया था। कोर्ट ने आदेश में इस ऐप के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनाया था। इससे पहले पिछले वर्ष अक्टूबर में भी पाकिस्तान में इस ऐप को कुछ दिनों के लिए गलत कंटेंट प्रसारित करने के आरोप में बंद कर दिया गया था। हालांकि बाद में PTA ने ऐप कंपनी को चेतावनी देकर इसकी दोबारा शुरुआत करने की मंजूरी दी थी। PTA ने साफ कर दिया था कि ऐप किसी भी तरह के ऐसे कंटेंट को नहीं दिखाएगा जो देश की संस्कृति और उसके नियमों के खिलाफ हो और समाज में किसी भी तरह के अनैतिक कृत्यों और अश्लीलता को बढ़ावा दे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले की जांच करेगी NIA, गृह मंत्रालय ने सौंपी जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के मामले की जांच केंद्र सरकार ने अब NIA को सौंप दी है। होम मिनिस्ट्री ने इस हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का फैसला लिया है। इस बीच नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG का स्पेशल बम निरोधक दस्ता जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा है और विस्फोटक की जांच कर रहा है। माना जा रहा है कि इस धमाके में RDX या TNT का इस्तेमाल किया गया है। सूत्रों का कहना है कि ड्रोन्स का नियंत्रण सीमा पार से किया जा रहा था। इसके अलावा लोकल हैंडलर की भूमिका भी जांच की जा रही है। बीते रविवार को ही आधी रात को 1:37 पर और फिर उसके 5 मिनट बाद ही 1:42 पर संदिग्ध ड्रोन के जरिए 2 विस्फोटक डिवाइस गिराए गए थे। इस हमले में 2 वायुसेना कर्मी घायल हो गए थे। इसके अलावा
अलावा इमारत की छत भी ध्वस्त हो गई थी। हालांकि इसमें किसी और उपकरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। आतंकी हमले का यह ट्रेंड देखने को मिला है जिसे ड्रोन के जरिए अंजाम देने की कोशिश की गई थी। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि वायुसेना स्टेशन पर बम गिराने के लिए किसी एक एरियल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि यह साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है यह करतूत ड्रोन के जरिए अंजाम दी गई थी या फिर किसी और चीज का इस्तेमाल किया गया था। ऐसे सभी पहलुओं की जांच के लिए ही शायद अब NIA को जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि जम्मू का एयरफोर्स स्टेशन पाकिस्तान से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ऐसे में पाकिस्तान से ड्रोन आने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि अफसरों का कहना है कि ऐसा भारतीय सीमा के अंदर से भी किया जा सकता है। आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए ड्रोन को अंजाम देना एक नए ट्रेंड की शुरुआत जैसा है और यह भारत की सुरक्षा के लिए नया खतरा पैदा करने वाला है। कुछ साल पहले ही भारतीय सेना की ओर से ड्रोन के जरिए हमले की आशंकाओं को लेकर चर्चा की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीतारमण ने राहत पैकेज में किसानों का भी रखा ख्याल, खाद सब्सिडी में वृद्धि को लेकर किया अहम ऐलान। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण राहत पैकेज का ऐलान किया। इस दौरान सीतारमण ने केंद्र की तरफ से पूर्व में किए गए एक और ऐलान को अमली जामा पहनाने की घोषणा की। यह किसानों को अतिरिक्त खाद सब्सिडी देने को लेकर है। पिछले वित्त वर्ष में किसानों को खाद सब्सिडी के मद में 27,500 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसे चालू वित्त वर्ष में बढ़ाकर 42,275 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे हाल ही में उर्वरकों की कीमतों में हुई वृद्धि का बोझ किसानों पर नहीं पड़ेगा। सीतारमण ने बताया कि अभी तक देश में सिर्फ अन्न का उत्पादन बढ़ाने पर जोर था, लेकिन कोरोना के बाद सरकार इस बारे में रणनीति बदल रही है। अब किसानों को पोषण बढ़ाने वाले अनाजों के उत्पादन पर खास जोर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि अनुसंधान परिषद जिंक, आयरन, प्रोटीन आदि से संपन्न अनाज विकसित कर रहा है। देश भर में उत्पादन के लिए बाजरा, दाल, सोयाबीन, मक्का, जौ समेत मोटे अनाजों की 21 किस्म का चयन किया गया है। गरीबों को इस वर्ष नवंबर तक 5 किलो अतिरिक्त अनाज देने की योजना भी सोमवार को आधिकारिक रूप से घोषित की गई है। इस स्कीम पर चालू वर्ष के दौरान 93,869 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। कोरोना महामारी के दौरान कई सेक्टरों के निर्यात पर भी असर पड़ा है और निकट भविष्य में इकोनॉमी को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए इस सेक्टर पर खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत होगी। इस जरूरत को पहचानते हुए सरकार ने प्रोजेक्ट निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 33,000 करोड़ रुपए की स्कीम घोषित की है। यह स्कीम नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट के तहत किया जाएगा। NIA को अगले 5 वर्षों के दौरान वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा 88,000 करोड़ रुपए के वस्तु निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम की भी घोषणा की गई है। यह निर्यात भी अगले 5 वर्षों में संभव होगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने देश में बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए पूर्व में घोषित PLI स्कीम को वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया है। यह स्कीम पिछले वित्त वर्ष तक के लिए ही थी, लेकिन कोरोना की वजह से कई कंपनियां इसे लागू नहीं कर पाई हैं। प्लांट मशीनरी नहीं पहुंचने या सप्लाई चेन नहीं होने से इस स्कीम के तहत शामिल कंपनियां निर्धारित समय में काम शुरू नहीं कर पाई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अगस्त में फिर ट्रंप बन जाएंगे राष्ट्रपति, दावे ने बढ़ाई अमेरिकी सरकार की चिंता। जी हां दोस्तों, अमेरिका में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बाइडेन जीतकर राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन अब वहां अफवाह उड़ गई है कि अगस्त महीने में रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति बन सकते हैं। इस अफवाह ने होमलैंड सिक्योरिटी विभाग में चिंता पैदा कर दी है। रिपोर्टों के अनुसार अगस्त में राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप को बहाल करने के अजीब सुझाव के बाद इस कथित साजिश ने वहां हलचल पैदा कर दी है। यह विचार सिडनी पावेल सहित पूर्व राष्ट्रपति के करीबी लोगों द्वारा लाया गया है। चुनाव में हार के बाद एक वकील पर मुकदमा चलाया जा रहा है। इस पर आरोप है कि ट्रंप को वोटिंग मशीनों के ऑपरेटरों और वेनेजुएला में कम्युनिस्ट नेताओं के साथ साजिश रचकर चुनाव में धोखा दिया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर मैगी हैबरमैन के अनुसार ट्रंप खुद स्पष्ट रूप से मानते हैं कि वो अगस्त में फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। हालांकि इसके पीछे का कारण और किस आधार पर यह होगा वो स्पष्ट नहीं है। एक अमेरिकी न्यूज आउटलेट का कहना है कि इस अफवाह को लेकर एक शीर्ष काउंटर इंटेलिजेंस अधिकारी जॉन कोहेन से कांग्रेस के सदस्यों ने एक निजी बातचीत के दौरान अगस्त महीने में किए जा रहे इस दावे को लेकर सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से इस भविष्यवाणी पर गंभीर चिंता थी, क्योंकि एक झूठी कहानी फैलाई गई थी कि चुनाव में ट्रंप के साथ गड़बड़ी की गई, जो उनके समर्थकों द्वारा एक हिंसक प्रतिक्रिया की आशंका पैदा करता है। द इंडिपेंडेंट को दिए एक बयान में DHS प्रवक्ता ने कहा, होमलैंड सिक्योरिटी विभाग हिंसा और चरमपंथी विचारधाराओं के साथ साथ घृणित और झूठे तथ्यों के बीच सांठगांठ की जांच पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। DHS सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से फैलाए गए दुष्प्रचार, साजिश के सिद्धांत और चरमपंथी आख्यानों से प्रेरित हिंसा के कृत्यों को रोकने की अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 70 वर्षों में पहली बार भारत ने बदला अपना रुख, चीन के साथ सीमा पर फिर तैनात किए 50,000 सैनिक।
जी हाँ दोस्तों, 70 वर्षों में पहली बार भारत ने चीन के प्रति अपना रुख बदला है। अपने पिछले रक्षात्मक दृष्टिकोण के विपरीत, जिसने चीनी आक्रमण को रोकने के लिए एक प्रीमियम रखा था, भारत अब वापस हमला करने के लिए सैन्य विकल्पों को पूरा कर रहा है और उसके अनुसार अपनी सेना को पुनर्निर्देशित किया। भारत ने लगभग 50,000 सैनिकों को पुनर्निर्देशित किया है, जिनका मुख्य फोकस चीन के साथ विवादित सीमा पर होगा। सूत्रों ने कहा कि मथुरा स्थित एक स्ट्राइक कॉर्प, जिसे पहले पश्चिमी सीमाओं को पाकिस्तान में पार करने का काम सौंपा गया था, को चीन के साथ विवादित सीमा क्षेत्रों में अपनी स्थिति से फिर से बदल दिया गया है। इसके अलावा मध्य क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से नेपाल तक चलने वाली सीमा के सबसे कम विवादित हिस्से में भी कम से कम डिवीजन स्तर के सैनिकों के साथ तैनाती मजबूत किया गया है। भारतीय सेना के एक डिवीजन में कम से कम 10,000 सैनिक होते हैं। पाना स्थित माउंटेन स्ट्राइक कोर को सीमा के पूर्वी सेक्टर को सौंपा गया है। XVII माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स, जिसे ब्रह्मास्त्र कॉर्प्स भी कहा जाता है, को जरूरत पड़ने पर पूर्वी क्षेत्र के साथ साथ वापस हिट करने के लिए सौंपा गया है। माउंटेन स्ट्राइक कोर को केंद्र ने करीब 1 दशक पहले मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब तक इससे सिर्फ एक ही डिवीजन जुड़ा था। सरकार माउंटेन स्ट्राइक कोर को मजबूत करने के लिए अभी आवश्यक कदम उठा रही है। सैनिकों का यह पुनर्व्यास केवल पाकिस्तान को समर्पित सैनिकों को कम करेगा, लेकिन साथ ही ज्यादा अभ्यस्त सैनिक जो उत्तरी सीमा से पाकिस्तान के साथ पश्चिमी सीमा पर स्थानांतरित हो सकते हैं, भारतीय सैन्य योजनाकारों के लिए उपलब्ध होंगे। यह भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान को अपने पड़ोसियों की तुलना में उच्च स्तर की गतिशीलता और लचीलापन देता है। सूत्रों ने कहा कि पुनर्विन्यास तब आता है जब चीन तिब्बती पठार में अपने मौजूदा हवाई क्षेत्रों का नवीनीकरण कर रहा है, जो 2 इंजन वाले लड़ाकू विमानों को तैनात करने की अनुमति देगा। इसके अलावा चीन ने तिब्बत सैन्य क्षेत्र से शिनजियांग क्षेत्र में भी सैनिकों को लाया है, जो काफी हद तक काराकोरम दर्रे से लेकर दक्षिण उत्तराखंड तक फैला हुआ है। इसके अलावा उन्होंने बड़ी संख्या में लंबी दूरी के तोपखाने तैनात किए हैं और तिब्बती पठार में तेजी से बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हैं। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अब तक 11 दौर की कूटनीतिक और सैन्य स्तर की बातचीत हो चुकी है। हालांकि पैंगोंग त्सो में डी एक्सकलेशन के अलावा 14,000 फीट पर एक ग्लेशियर, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स, डेमचोक और डेमसांग में विवादित क्षेत्रों जैसे अन्य घर्षण बिंदुओं पर सीमा विवाद बना हुआ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आतंकियों का सपना बनकर रह जाएगा ड्रोन हमला, जाने भारत कैसे कर रहा तैयारी। जी हाँ दोस्तों, भारत पाकिस्तान सीमा पर सीज फायर के बाद अब ड्रोन के रूप में नई मुश्किलें सामने आने लगी है। पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कर हथियार, पैसा और नशीले पदार्थ भारत में भेजने के काम में पहले से जुटा था। अब इसी तकनीक का इस्तेमाल कर उसने भारत में पहले ड्रोन हमले को जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर अंजाम दिया। अमूमन इस तरह के हमले को इस्लामिक स्टेट सीरिया में नाटो फोर्स पर करता रहा है। क्वाडकॉप्टर में ग्रेनेड बांधकर वो उसे सैनिकों पर क्रैश करा देते थे। अब पाकिस्तान उसी तकनीक पर अमल करते हुए भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने में लगा है। ड्रोन की आसान उपलब्धता की वजह से सुरक्षा एजेंसियों को पहले ही किसी आसमानी आफत का अंदेशा हो गया था। यही कारण है कि भारत की तरफ से एंटी ड्रोन सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया था। DRDO ड्रोन और एंटी ड्रोन दोनों ही तकनीक पर काफी पहले से शुरू कर चुका था और इसकी तैनाती भी कई मिलिट्री इंस्टॉलेशन में की जा चुकी है। पहली बार DRDO के इस एंटी ड्रोन की जानकारी सार्वजनिक तब हुई जब 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान के लाल किले पर किसी भी ड्रोन के हमले की आशंका को देखते हुए एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया था। इस सिस्टम का नाम था लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। ये वेपन किसी भी छोटे से छोटे ड्रोन को लेजर बीम के जरिए गिरा सकता है। एक और सिस्टम है जो कि DRDO के लगातार ट्रायल पर है कि कैसे माइक्रोवेव के जरिए ड्रोन को गिराया जा सके। इसे जैमिंग कहा जाता है। दरअसल ड्रोन किसी न किसी कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए ही ऑपरेट होता है और उस कम्युनिकेशन को जैम करने पर ड्रोन अपने आप नीचे आ जाता है।